प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उपकल्पना के स्रोतों के विषय में चर्चा करेंगे। उपकल्पना क्या है, यह इससे पूर्व की क्लास में हम समझ चुके हैं। देखिए, गुडे एवं होट ने उपकल्पना के 4 प्रमुख स्रोत बताए हैं: सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपताएं तथा व्यक्तिगत अनुभव। यहाँ हम गुड एवं हार्ट द्वारा बताए गए प्रकारों के अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रकारों की चर्चा निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। सामान्य संस्कृति से यहाँ यदि हम समझना चाहें इसे, तो सामान्य संस्कृति में 3 प्रमुख बातें आती है: सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोक विश्वास और सामाजिक परिवर्तन। इन तीनों को ही आप ये मान के चलिए कि हमारी जो संस्कृति के प्रमुख भाग हैं, हमारा रहन सहन, खान पान, पहनावा, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे एक धारणा को, एक विश्वास को बनाती है और अध्ययनकर्ता इनके आधार पर भी उपकल्पनाओं का निर्माण करता है। इन सामान्य संस्कृति के 3 प्रमुख बिंदुओं को हम निम्न बिंदुओं में एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। पहला है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। देखिए, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी विज्ञान के विकास और उपकल्पनाओं की निर्माण में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाती है। एक देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक वातावरण को जन्म देती है और वह वातावरण ही विज्ञान को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित करता है। उस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के जो नियम हैं, जैसे भारतीय संस्कृति में आध्यात्म, धर्म, सामूहिकता, संयुक्त परिवार इत्यादि यहाँ विशेष महत्व रखती है। इसी प्रकार कई संस्कृतियों में अपने अपने महत्व के विषय हो सकते हैं। इसी तरह यदि हम देखें तो यह जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, जो विभिन्न तरह के सांस्कृतिक नियमों को बनाती है या सांस्कृतिक नियम जिनको मानकर जनता उनका या आम सामान्य जनता उनका पालन करती है, ये चीज़ें भी अनुसंधानकर्ता को एक उपकल्पना के बनाने के लिए मार्गदर्शन देती है और उपकल्पना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी प्रकार दूसरा बिंदु है लोक विश्वास। लोक विश्वास या फोक बिलीफ जिसको हम कहते हैं, इसके अंतर्गत कुछ कहावतें, मुहावरे, दोहे, तुकबंदियाँ, सूक्तियाँ, लोकोक्ति इत्यादि होती है, जो कि लंबे समय से समाज में प्रचलित होती है और इनके पीछे समाज का अनुभव होता है। अनुसंधानकर्ता इनमें से भी किसी की सत्यता की परीक्षा या कहाँ तक उसका महत्व समाज में है, इसको जानने के लिए भी अनुसंधान कर सकता है। इसी प्रकार इसका तीसरा बिंदु है सामाजिक परिवर्तन। देखिए, हम सब यह जानते हैं कि समाज निरंतर परिवर्तनशील और गतिशील है। समाज कभी भी स्थिर नहीं होता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अनेक सामाजिक परिवर्तन जो हो रहे हैं हमारे समाज में, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों का जो समाज और संस्थाओं पर प्रभाव है, जैसे औद्योगिकीकरण, नगरीकरण के बढ़ने के साथ साथ हम ये देखते हैं कि संयुक्त परिवार में परिवर्तन हो रहा है, परिवार व्यवस्था बदल रही है, जाति प्रथा में भी बहुत चेंज आया है, नारी शिक्षा और नारियों की स्थिति में परिवर्तन आया है, प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति भी दृष्टिकोण काफ़ी बदला है। तो ऐसे में हम इनमें से किसी एक को लेकर यह अध्ययन कर सकते हैं कि क्या इनमें वास्तव में समय के साथ साथ कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है
और वास्तव में परिवर्तन हुआ है भी या नहीं, तो सामाजिक परिवर्तन पर भी उपकल्पना बनाई जा सकती है। इसी प्रकार दूसरा जो बड़ा बिंदु है वह है वैज्ञानिक सिद्धांत। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप ध्यान में रखिए कि एक बार किसी वैज्ञानिक ने अध्ययन करके कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया है तो अन्य अनुसंधानकर्ता उस सिद्धांत का जो सामान्यकरण या जो सामान्य नियम जो बना हुआ है उसके आधार पर भी अपनी उपकल्पना को बना सकता है। और ये सिद्धांत समाज में बहुत महत्वपूर्ण दिशा समाज को प्रदान करते हैं। इनकी सत्यता को जानना, उनके आधार पर अध्ययन को आगे बढ़ाना सदैव ही बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है सादृश्यताएं। देखिए, कई बार समाज में समरूपता भी उपकल्पना को जन्म देती है। कई सारी चीज़ों में, जैसे मान लीजिए कि हम एक कहते हैं कि कुछ समाजों में सावयवी एकता है, कुछ में मैकेनिकल एकता है। तो जो सावयव है ये जीवों के शरीर से इस कल्पना को हमने ग्रहण किया है। तो ये जो सादृश्यता है जो मनुष्य और अन्य समाजों में हम स्थापित करते हैं या अन्य पर्यावरण के साथ हम जो सादृश्यताओं को स्थापित करते हैं, यह भी उपकल्पना को जन्म देता है। जैसे कि कई सारे हम देखते हैं कि जब टीकों का निर्माण किया जाता है तो पशु पक्षियों में उन रोगों की सादृश्यता से उसको तुलना की जाकर वहाँ परीक्षण कर कर उनको उपकल्पना वहाँ बनाई जाती है और उसके परिणामों की अपेक्षा या उसके आधार पर आगे फर्दर रिसर्च की जाती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव उपकल्पना निर्माण का महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे कि लोम्ब्रोसो ने कहा था, अपराधी जन्मजात होते हैं। यह कथन उनके व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित थी। इसी तरह न्यूटन ने पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के विषय में जो बताया वह भी उनके व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित था। तो इस तरह से कई सारे व्यक्तिगत अनुभव वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपकल्पनाओं के स्रोत रहे हैं। और उस उपकल्पना को सिद्ध करने का जब वैज्ञानिकों ने प्रयास किया तो एक नए तरह के सिद्धांत को आकार मिला या नए तरह के सिद्धांत की खोज भी हुई। इसी प्रकार उपकल्पना का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत अंतःप्रज्ञा, इंट्यूशन अथवा अंतरात्मा की आवाज़ भी है। कई बार हमें यह लगता है कि कोई व्यक्ति कहता है मेरी अंतरात्मा ऐसा कहती है, तो कई बार इस अंतरात्मा या अंतःप्रज्ञा के आधार पर भी वैज्ञानिक उपकल्पनाओं को बनाते हैं। हालांकि कई बार ऐसी उपकल्पनाओं का परीक्षण बड़ा कठिन हो जाता है और सामान्यतः इसमें कठिनाई भी आ सकती है, किंतु यह उपकल्पना का एक स्रोत माना जाता है। इसी प्रकार अंतिम जो महत्वपूर्ण स्रोत उपकल्पना का है वह है अनुसंधान तथा साहित्य। कई बार पूर्व के जो वैज्ञानिकों ने जो अनुसंधान किए हैं और उपलब्ध जो साहित्य है जो पहले से समाज में उपलब्ध है वह भी उपकल्पना का बड़ा स्रोत होता है और उसके आधार पर भी उपकल्पनाओं को बनाया जाता है, क्योंकि साहित्य समाज का ही दर्पण होता है, समाज का रिफ्लेक्शन उसमें हमें देखने को मिलता है। और कोई अनुसंधान है तो वह भी बहुत मेहनत से किसी व्यक्ति ने किया है, उसके व्यक्तिगत अनुभव और उसके अध्ययन का निष्कर्ष उसमें शामिल होता है, तो यह भी अनुसंधान में हमारे लिए महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने उपकल्पना के स्रोत को समझने का प्रयास किया। उपकल्पना के विभिन्न तरह के स्रोतों को जानने के बाद मैं आपसे यह कहूँगा कि एक बार इसको पुस्तक से पुनः आप पढ़ें। इस वीडियो को जब तक आप ठीक से न समझ पाएँ इसको पढ़ें। कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं। साथ ही
इसको पढ़ने और समझने के बाद आप उपकल्पना के स्रोत को अपने शब्दों में, उपकल्पना के अर्थ और स्रोत को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।